remember the definition of wavefront? It is the continuous locus of all the particles of the medium which are vibrating in same phase. There is a word same phase. Same phase is necessary for the wavefront. Okay. Now there are different types of wavefronts are there: cylindrical, spherical, and plane. Now next question. Draw the spherical wavefronts, cylindrical, and plane wavefronts. Draw the diagrams. Okay. So spherical wave, cylindrical, and plane wavefronts. Now cylindrical wavefronts, they are found in points. You easily see them. Okay. And in this way, so here these are in this. So these here wave. ये वेव फ्रंट है, यहाँ पर ये वेव फ्रंट, और ये जो बना हुआ है ये रे है। इसी तरीके से यहाँ पर जो रे बनती है वो ऐसे बनती है, ये रे है। वेव फ्रंट ये जो राउंड बना है, यहाँ पर ये वेव फ्रंट है। और प्लेन में कैसे बनता है? ऐसे 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 ये तुम्हारी जो जा रही है, और ये तुम्हारी वेव फ्रंट है। ये तो रे है, ये वेव फ्रंट है जो ऐसे करके बना है। So if in the question draw the wave fronts, you can draw in this way. Now in the wave optics, the most important topic is Huygens principle. Mr. Huygens is a scientist who explained first time the wave nature of the particles and they tell how the waves move. So simply this is a theory portion, Huygens principle, and these are only assumptions. हम पहले इसको समझा दें हाइगेंस प्रिंसिपल को, फिर हम इसकी थ्योरी दिखाएंगे जो आपको एग्जाम में लिखनी है। हाइगेंस प्रिंसिपल ने ये बोला, इसको समझ लो पहले। मान लो ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जैसे कमरे में एक लाइट जल रही है। अब यहाँ से चारों दिशाओं में लाइट जा रही है, तो लाइट हमारी इस तरीके से मूव करती है, आगे करेगी मूव, ठीक है। अब अगर हम किसी टाइम पर इस इंस्टेंट पर हैं और हमें ये पता करना है कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है टी टाइम के बाद यहाँ पर होगा कि इस वाले पे होगा कि यहाँ होगा, और उसका नेचर और फेस वगैरह कैसे होगा, तो इस चीज को हाइगेंस ने बताया था साइंटिफिकली। इन्होंने ये कहा कि ये जो वेव्स चलती हैं, तो यहाँ पर जैसे ये सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स किस हिसाब से खींचे जाते हैं, इनका जो रेडियस होता है वो c इंटू टी होता है। c मतलब स्पीड ऑफ द वेव एंड t मतलब टाइम, कितने टाइम के बाद हमको निकालना है अगली वेव। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उस रेडियस के ये गोले बनेंगे। तो यहाँ पर एकदम सटी सटी वेव्स होती हैं, ठीक है, ऐसे कर। अगर अब हमको अगली वेव निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस वेव के लिए तो यहाँ से था, अब इस वेव के लिए
हम ये वाला सेंटर मान करके यहाँ पर अगला गोला खींचेंगे। मतलब जैसे मान लो ये सेंटर है तो हमने ये अगला गोला खींचा यहाँ पर, ये अगला गोला खींचा, यहाँ पर कोई अगली वेव मिली। मैं इसको और क्लियर फिगर बनाती हूँ, एक मिनट। मतलब अगली वेव फ्रंट उसी पहली वाली वेव फ्रंट के सेंटर से निकलती है। एक मिनट, ये देखो, जैसे मतलब ये तुम्हारी वेव है, ये आपका सेंटर है। यहाँ पर अगर इस तरीके से सेंटर बन रहा है तो दिस इज द रेडियस ए। नेक्स्ट आपका वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट निकलता है, ये आपका नेक्स्ट वेव है, फिर आपका ये नेक्स्ट वेव है, ठीक है। ये आपका वेव फ्रंट है। ये मान लीजिए पूरा जो राउंड है, ये मान लीजिए आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट है। आपकी जो सेकेंड वेव फ्रंट निकलेगी वो इसी से निकलेगी। कैसे निकलेगी कि आपका अब ये सेंटर हो जाएगा और आपकी मान लीजिए ये लाइन जा रही है, अब ये सेंटर हो जाएगा तो इस सेंटर से ये रेडियस लेकर हम ये अगला ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये यहाँ से ये सेंटर निकला, फिर ये आ गया। अब ये अगली वेव, इसको मतलब ये बगल से लेगी यहाँ से, फिर अगली वेव ये सेंटर लेकर के गोला खींचेगा, तो मान लो ऐसे खींचेगा, ये इसको टच करता जाएगा, मैथ्स के हिसाब से बना सकते। फिर अगली वेव ये सेंटर लेकर के ऐसे खींचेगा। तो हर आने वाली जो वेव फ्रंट होती है वो पहली वाली वेव फ्रंट से ही निकलती है। तो इस तरीके से हाइगेंस ने वेव्स के चलने की डायरेक्शन, पोजीशन, फेज, इसको निकालने के लिए साइंटिस्ट लोगों को इंस्पायर किया था और उनके इसी प्रिंसिपल को जब अप्लाई किया था तो वो करेक्ट था। तो हाइगेंस प्रिंसिपल एक मतलब स्टेटमेंट वाइज प्रिंसिपल है वेव ऑप्टिक्स में। मतलब वेव आगे कैसे बढ़ रही है, हर आगे आने वाली वेव को, जैसे अब यहाँ से ये रेडियस हो गया तो अब यहाँ से हमने फिर सर्कल की जाए सेंटर का, ऐसे हर आने वाली वेव हमको मिलती चली जा रही है। तो ये आपकी नई वेव है तो ये आपको सेकेंडरी वेव कहलाएगी और ये वाली आपकी पहली वाली वेव कहलाएगी जिसको हम प्राइमरी वेव। तो हर सेकेंडरी वेव एक प्राइमरी वेव से ही डेवलप होती है। सो दिस इज योर हाइगेंस प्रिंसिपल एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू theoretical what you will write in your examination. The main basis of the wave theory is the Huygens principle. He is the first man who gives the concept of wave theory and this is the main Huygens principle. Huygens also gives up some assumptions. So write them. Assumptions of Huygens principle. Assumptions of Huygens principle. Number one, each point on a wave front act as a source of new disturbance. Called secondary waves. Second point, the secondary waves spread in all directions with the speed of light. Third, the new wave front is given by tangential surface in
forward direction. Third one is tough one to learn, but you have to learn it. Forward direction of secondary wavelength. At that time. So these are the assumptions. That means these are the points which are told by Huygens. Okay. What does he say? He says that each point on a wave front acts as a source of new disturbance. जो पहले वाली वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए डिस्टरबेंस के लिए सोर्स होता है. मतलब जो नई चीज बनती है वो पहले वाली ही वेवलेट से वेव फ्रंट से बनती है. सेकेंडरी वेव फ्रंट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. सेकेंडरी वेवलेंथ वो भी आगे की तरफ चलती है और उसकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से. न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय टेंजेंशियल सरफेस. नया वेव फ्रंट टेंजेंशियल सरफेस से भी हम निकाल सकते हैं. वो क्या होता है, उसका फिगर है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बना दें. उसके बाद आप हाइजेंस प्रिंसिपल पे ये फिगर भी बनाएंगे. आप इतना कर देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा. इसमें आपके दो फिगर्स बनेंगे इस तरीके से. पहला आप ऐसे बनाइएगा. These are the circles which I explained you earlier. Mark it as A, B, C, D, E, F. This is A dash. This is A. This is B dash. This is A. This is C. This is C dash. This means these are the points of the new wavefront, and these are the points of the old wavefronts, primary wavefront. Okay. If we make them in a straight line, it can be represented in this way. Similarly, because a very small part in a curve can be taken as a straight point. Same A, B, C and D, E and F. Now this is point A, this is A dash. This is point B, this is B dash. This is point C, C dash. यहाँ पर देखो ये जो A और A से लेके B तक है, ये तुम्हारी प्राइमरी वेवफ्रंट है, पहले वाली. और जो C से लेके D तक है ये सेकेंडरी वेवफ्रंट है, यानी जो नई बन रही है. तो जो नई वाली बनती है वो पहले वाली से भी बनती है. ये हाइजेंस ने एक्सप्लेन किया. Derived law of refraction using Huygens principle. This topic is generally asked in the examination. Now, how will you write the theory? This is the figure I am writing over here in this space. Okay. Write down. Consider a plane wavefront AB incident on a surface separating two media. यहाँ दो अलग अलग मीडियम है. Let दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है. फिगर बहुत जरूरी है बेटा. दिखा. Let V1 and V2 be velocity of medium. ये फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपकी फिगर बनाया जिससे आपको समझ में आ जाए.
और जो v2 की वेलोसिटी है वो v1 से कम होगी, क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। इसकी वेलोसिटी v2 की कम है v1 से। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल देखिए ABC, ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट होगा, ठीक है। अब इस राइट ट्राइंगल ABC और ADC, ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है ABC, ये आपका सेकेंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम वाले से साइन आई निकालेंगे, सेकेंड मीडियम वाले से साइन आर निकालेंगे। अब देखिए वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल ABC साइन ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो BAC, अगर तुम ऐसे ध्यान दो, ऐसे बनाएंगे, देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक। और अगर हमें साइन आई निकालना है तो एंगल आई यहाँ पर है ना, जब एंगल आई यहाँ पर है तो ये भी क्या बनेगा, एंगल आई। तो जब यहाँ पर एंगल आई बना तो इस एंगल के सामने वाली लाइन जो हो गई वो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ध्यान दो। तो यानी साइन एंगल BAC क्या बनेगा, BC अपॉन AC, क्या बनेगा, BC अपॉन AC। जैसे मैंने बनाया ऐसे बना लो, बाद में समझने में आसानी रहेगी। अभी यहाँ देखो BC की जगह मैंने क्या लिखा है, V1T, क्या लिखा है मैंने, V1T। तो V1T अपॉन AC, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अभी हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब लिखो फ्रॉम ट्राइंगल ADC साइन ऑफ R निकालना है, एंगल R मेरा कहाँ जा रहा है, मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो साइन ऑफ R मतलब एंगल DCA, यही तो है ना DCA, यानी एंगल R। तो ये अगर तुम्हारा एंगल R है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक, एंगल R के सामने ये अपोजिट साइड है AD अपॉन AC, AD में क्या हो जाएगा, V2T अपॉन AC, ये इक्वेशन नंबर 2। कुछ समझ में आया? यस मैम। अभी हम इसको रब कर रहे हैं, देखो स्नेल्स लॉ क्या है मेरा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जा रही है, साइन आई, ये तुम्हारा क्या है, साइन आई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, V1T अपॉन AC, साइन आर की वैल्यू V2T अपॉन AC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, AC कैंसिल हो गया, ठीक है। V1T अपॉन V2T इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, T भी कैंसिल हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। So refractive index is equal to velocity of light in first medium, velocity of light in second medium. Velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. मीडियम 1 हम क्या लेते हैं, एयर, यानी velocity of light in air upon velocity of light in medium, ग्लास एक मीडियम, और यही तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
Okay, so this formula is also derived using Huygens. आप हमको प्रूव करना, बस इतनी थ्योरी लिख देना हो जाएगा। अब डायरेक्ट उसके बाद मैथमेटिकल। मैथमेटिकल हम क्या लिखेंगे, दिख रहा है, हो गया? नहीं मैम। Okay, now if we concentrate on this figure, triangle ABC, A, B and C. Okay, I am removing all this so that you can understand. A, B and C. Clear? A, B, C. Triangle DCB. This is DCB. Clear है ना? तो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो BC है, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, देखो एक ट्राइंगल ऐसे है, ये B है, ये C है, ये A है, ठीक। दूसरा ट्राइंगल ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये D हो, ऐसे बने हैं ना, देखो। तो ये जो साइड है BC, ये इस वाले ट्राइंगल में भी है, DBC में भी और ABC में भी है कि नहीं? तो हमने लिखा BC इज इक्वल टू BC, ठीक। अब एंगल BAC, ये वाला BAC, ये, और इसी तरह DBC, ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट की जो चौड़ाई होगी वो सेम होगी कि नहीं होगी, तो ये दोनों कितने कितने के, 90 डिग्री के, बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि AC का जो डिस्टेंस है वो BD के बराबर है। क्यों? क्योंकि बेटा आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी वेव पड़ी, पहली वेव यहाँ पर, ठीक। एक हिसाब से तो दूसरी वेव भी यही तक आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इसको सरफेस नहीं मिला, तो वेव आके यहाँ पे टकराई, तो वेव ने इतना एक्स्ट्रा चला कि नहीं चला, A से C तक, है ना। और ये कितना चलता है वेव, CT के बराबर। C क्या है, स्पीड, और T मतलब टाइम। इसी तरीके से जब वेव यहाँ से पलटी, तो जब वेव यहाँ से पलटी तो ये वाली वेव से जब यहाँ पर आएगी तभी तो पलटेगी ना यहाँ से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ तक वेव आई, यहाँ तक अगर हम इसको हटा दें, ऐसे ये हम हटा दें, वेव यहाँ पे गिरी, ठीक। अब ये वाली वेव यहाँ तक आएगी तभी तो यहाँ टच करेगी, ऐसे करके पूरी है ना ये वेव, ये अगर हम इसको हटा दें, ये देखो, ये हमने हटा दिया, ये देखो, ये वेव यहाँ पे गिर गई और ये तो यहीं पर फंसी है हवा में, इसको तो सरफेस मिला नहीं, वेव ऐसे आ रही है ना, यहाँ पर तो सरफेस मिला नहीं। अब ये वेव को सरफेस मिलने के लिए इसने एक्स्ट्रा टाइम तय किया, यहाँ से यहाँ तक, जितनी देर में वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंची, ये वेव उतनी ही देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई वापस होकर के, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो साइड है BD किसके बराबर हो गया, AC के। BD जो है वो AC के बराबर, विच इज इक्वल टू CT। CT मतलब मींस वेलोसिटी इनटू टाइम, विच इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि वेव की वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वही वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये तीनों चीजें इक्वल मिल गई, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट। जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी हर चीज इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर देखो, तो अगर हम ये वाला एंगल ले लें, ये वाला एंगल I है, इस वाले एंगल में ABC में, तो DBC में कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा पीछे से, तो ये एंगल क्या है, R। तो दैट्स व्हाई एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और यही मेरा लॉ किसका है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है मेरा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस इसी तरीके से आपको वहां लिखना होगा और बस ये आपकी प्रूविंग हो गई।